नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबों को भूगोल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान देने जा रहा हूं। आप भूगोल के बारे में तो जानते ही होंगे। अच्छा, एक बात जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले होता है और वहीं गुजरात में सूर्योदय लास्ट में होता है, बाद में होता है, और इन दोनों के बीच लगभग 2 घंटे का फासला। आखिर ऐसा क्यों है? अगर मान ले सूर्योदय होना है तो हर जगह एक साथ होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है और गुजरात में सबसे 2 घंटा बाद होता है? तो इस बात को यदि जानना है तो हमारे वीडियो से आपको जुड़ना होगा। इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको इसकी सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और मैं इस बात का गारंटी देता हूं कि आज के क्लास में जो मैं पढ़ाने वाला हूं, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आते हैं। जैसे ये हमारा भारत का भौगोलिक विस्तार एवं महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्य, इसके बारे में हमको जानना है, ठीक है। तो आइए, पहले तो मैंने जो बोला था कि क्या आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात से 2 घंटे पहले क्यों होता है? तो यही मेरा सवाल था। मैंने आपको ये पहले सवाल में मैंने आपको बताया था। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। भाई, सूर्योदय जब होना चाहिए तो सब जगह ऊपर से सूर्योदय होता है, सब जगह बराबर होना चाहिए, क्यों अंतर होना? लेकिन इसके बीच अंतर होने का कारण है, आइए हम आपको बताते हैं। होता क्या है कि हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का जो ये एरिया है, यहाँ से और ये गुजरात का जो एरिया, यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर है 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। कितने डिग्री देशांतर का अंतर है? 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। एक बात जान लीजिए कि 1 डिग्री देशांतर, यहाँ देखिए, 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है। यानी 1 डिग्री देशांतर यदि इधर उधर घसकेगा तो 4 मिनट का चेंजिंग देखा जाएगा। तो भैया जब 30 डिग्री का अंतर है, ये है अरुणाचल प्रदेश और ये है हमारा गुजरात, इन दोनों के बीच 30 डिग्री देशांतर का यदि अंतर है, तो जब 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है तो 30 डिग्री देशांतर 30 डिग्री गुना 4 मिनट 30 चौके 120 मिनट, यानी कि 120 मिनट को यदि 60 से भाग देंगे तो 2 घंटे का समय निकलेगा। तो ये हमारा गणित का फॉर्मूला है। एक तरह से गणित से हमने निकाला कि भैया 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है, तो भैया इन दोनों के बीच का जो गैपिंग है, डिस्टेंस है, वो 30 डिग्री देशांतर का है। तो जब 30 डिग्री देशांतर का है तो 30 डिग्री को 4 मिनट से गुना करेंगे तो 120 मिनट आएगा, यानी कि 2 घंटे का अंतर। इसीलिए अगर कोई भी पूछे कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का जो फासला है ये सूर्योदय का क्यों होता है, तो आप बोलिएगा कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का जो अंतर है वह 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। जहां 30 डिग्री देशांतर का अंतर होगा तो अगर 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है, यदि 1 डिग्री देशांतर घसक जाए तो समझिए कि वहां से 4 मिनट का फेर बदल हो गया। तो भैया 30 डिग्री देशांतर जब घटेगा तो 30 डिग्री गुना 4 मिनट बराबर 120 मिनट। 120 मिनट को आधा भाग देंगे 60 मिनट से, कितना होगा? 2 घंटा। तो कितने घंटे का अंतर हुआ? 2 घंटा। भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर होता है। तो भारत के पूर्वी छोर कौन सा है? ये देखिए, ये हमारा है पूर्वी छोर। ये अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है ना, यही है हमारा पूर्वी छोर। अब भारत के पश्चिमी छोर ये गुजरात का जो एरिया है, यहाँ पे पश्चिमी छोर। यानी कहने का मतलब भारत के पूर्वी क्षेत्र में जब कोई भगवान सूर्यदेव को जल ढाल रहा होता है तो वहीं पश्चिमी छोर गुजरात में तकिया लगा के सुतल रहता है। तो ऐसा देखिए क्यों? क्योंकि 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। अब वहाँ रातें है तो बचवा सूतेगा नहीं, यहाँ दिन हो गया है तो वहाँ जल तो ढलेबे करेगा। तो यही बात है, इसके बीच में 30 डिग्री का अंतर है, इसलिए इनके बीच का जो गैपिंग है समय का वो 2 घंटे का होता है। और निष्कर्ष में देखिए, यह अंतर कर्क रेखा के कारण नहीं बल्कि भारत के विशाल पूर्व पश्चिम देशांतरीय विस्तार के कारण है। अब ऐसा नहीं समझना कि कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच जो गुजरती है वो लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो उसके कारण ये हमारा डिस्टेंस है, मैंने समय का बदलाव, ऐसा नहीं। क्या करना है? क्योंकि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच का जो गैप है वह 30 डिग्री देशांतर का है। 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट, इसलिए 30 डिग्री देशांतर 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का अंतर। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर, हमको लगता है अब तक आप समझ चुके होंगे।
अगला है, मैंने जो पहले बोला था सवाल उसका मैंने आंसर अब आपको दे दिया। अब इससे भी आगे यदि आपको जानना है तो मेरे वीडियो में बने रहना होगा, वरना अगर आप जाते हैं तो आप बहुत कुछ मिस करके जाएंगे। ठीक है, हमारे वीडियो से जुड़िए। तो आगे देखिए, आगे है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब भारत का अक्षांशीय विस्तार किसे कहते हैं, देशांतरीय विस्तार किसे कहते हैं? तो भैया ये जो देखिए, ये है, कहने का मतलब अक्षांश किसे कहते हैं, वह रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, बीचे बीच। ठीक है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ऐसे देखिए, ये जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी को ऐसे करके यदि बांट दे तो उसे हम कहेंगे अक्षांश रेखा। इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इससे ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध और इधर से दक्षिणी, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए, ये तो अक्षांश हो गया, और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के की ओर जाने वाली रेखा को हम लोग क्या करते हैं, देशांतरीय रेखा। ठीक है, ये तो जानते हैं। अब देखिए अक्षांशीय विस्तार कितना है, यहाँ पे हमारा भारत है, ये देखिए यहाँ पे हमारा भारत है। भारत का अक्षांशीय विस्तार यानी कैसे वाला, कैसे वाला, ऐसे अक्षांशीय, ऐसे देशांतरीय, ऐसे खड़ा वाला। ठीक है, ऐसे खड़ा वाला। तो अक्षांशीय विस्तार यहाँ से देखिए, यहाँ से सबसे एक अक्षांशीय विस्तार यहाँ पे होगा। एक मिनट, आपको कुछ और अच्छा से बताते हैं। देखिए अक्षांशीय विस्तार एगो नीचे वाला यहाँ होगा और एगो ऊपर, सबसे ऊपर वाला यहाँ होगा, ये होगा अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार एगो यहाँ होगा लास्ट, और एगो है यहाँ अरुणाचल प्रदेश का सबसे लास्ट वाला होगा। तो भैया हम कह रहे थे कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक होता है। तो अक्षांश कैसे होता है, ऐसे होता है ना, और देशांतर कैसे होता है, ऐसे होता है। इसमें कुछ उल्टा दे दिया क्या जी? देखिए, तो इसमें थोड़ा सा उल्टा दिया है, हमको लगता है इसमें अक्षांशीय विस्तार को ऊपर कर दिया, देशांतरीय विस्तार को नीचे कर दिया। खैर ये पीपीटी का थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको देख लेना। तो यहाँ देखिए 8 डिग्री ये हो गया हमारा देशांतरीय, ये क्या हो गया, देशांतरीय, ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार यहाँ पे देखिए, इसको काट दीजिए। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार में देखिए यहाँ पर हमारा होगा 68 डिग्री 7 मिनट, क्या होगा, नॉर्थ, 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ, और यहाँ पे इधर 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ, 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ। उसके बाद देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट, क्या होगा, ईस्ट की वेस्ट, ईस्ट, क्या होगा, ईस्ट, और यहाँ पर हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, अक्षांशीय विस्तार हमारा होगा यानी ऐसे वाला 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ से 97 डिग्री, देखिए 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ से 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ, ये हमारा अक्षांशीय। देशांतरीय क्या होगा, 8 डिग्री, देशांतरीय यहाँ से देखिए, देशांतरीय क्या होगा, 8 डिग्री है ना, 8 डिग्री 4 मिनट ईस्ट से 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट तक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अक्षांशीय और देशांतरीय। अच्छा, एक बात पूछा जाएगा, भारत का पूरब से पश्चिम के बीच की लंबाई कितनी है, पूरब से पश्चिम की और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो भारत का जो पूरब से पश्चिम की लंबाई है वो है हमारा कितना, 2933 किलोमीटर। भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। और वही उत्तर से दक्षिण यानी नीचे से ऊपर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। यहां तक तो हो गया। अगला देखते हैं। अब देखिए भारत के
सामरिक चरम बिंदु, यानी सबसे बाहरी बिंदु, ठीक है। तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वह इंद्राकोल है। क्या है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंद्राकोल, जो हमारा कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में, ठीक है। कलर थोड़ा दूसरा ले लेते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? लद्दाख में, ठीक है। अच्छा, भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वह दक्षिणी बिंदु कौन सा है? यहाँ पे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, अगर मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कहेगा तो केप कोमोरिन, यहाँ पे तमिलनाडु का कन्याकुमारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। भारत का दक्षिणी बिंदु कहे मुख्य भूमि का तो वह कन्याकुमारी हो जाएगा, तमिलनाडु का। यदि कहे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो वह कौन सा हो जाएगा? ग्रेट इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार है, इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार का है, सबसे लास्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना, यही वाला है। अच्छा, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश का ये जो किबिथु है, किबिथु, ठीक है, पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश का है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है ये गुजरात का जो है गौर माता, जो गुजरात का गौर माता है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंद्राकोल, लद्दाख में। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार। और मुख्य भूमि, अगर भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कहेगा तो वो कन्याकुमारी, तमिलनाडु का कन्याकुमारी। इस बात पे विशेष ध्यान देना। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा? किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश का है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता गुजरात का है, जो कहाँ का है? गुजरात का है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कंप्लीट हो गया होगा। अगला देखते हैं भारतीय मानक समय। अब देखिए भारतीय मानक समय क्या, इतना तो जानते हैं कि हर डिग्री पर क्या होता है? मिनट चेंज हो जाता है। 1 डिग्री घसेगा तो 4 मिनट में बदलाव हो जाएगा, और 1 डिग्री घसेगा तो 4 मिनट का बदलाव हो जाएगा। तो भारत में ऐसा सोचा गया कि हमको एक ऐसा मिड पॉइंट चुनना है जहां के समय को ही पूरे भारत का समय मान लिया जाए। तो भारत के बीचों बीच से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। भारत के बीचों बीच से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरने वाली है रेखा है। कौन से है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। यहाँ लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरने वाले यह रेखा पूरे देश का समय निर्धारित करती है, ठीक है। तो ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो इस रेखा से कौन कौन से राज्य क्रॉस करते हैं? पहला है, देखिए, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, ठीक है। तो यहां तक हो गया कि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का मतलब क्या हुआ? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ही भारतीय मानक समय रेखा कहा गया, क्योंकि ये भारत के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। यहां तक तो हो गया। और इस रेखा से कौन कौन से राज्य क्रॉस करती है, यानी यह रेखा किन किन राज्यों से क्रॉस करती है? तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहां तक तो हो गया। अब आ जाते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या है? जैसे ये हमारा पृथ्वी है, इसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? 0 डिग्री, सॉरी देशांतर नहीं, अक्षांश रेखा। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और इसके ठीक ऊपर 23.5 डिग्री, कितना? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मकर रेखा, ठीक है। तो भारत हमारा कुछ यहाँ पे है, भारत जो है हमारा कुछ यहाँ पर है। तो यह जो कर्क रेखा है भारत के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरती है, भारत के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरती है। देखिए यह जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, यह भारत के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भैया 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर? 8 राज्यों से होकर। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, उसके बाद 5वां है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, 7वां है त्रिपुरा
और 8वां है मिजोरम। तो ये 8 राज्य जो है वो 8 राज्य क्या है, इससे होकर भारत की कर्क रेखा गुजरती है। यहां तक तो हो गया। यह रेखा देखो, यह रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पूछ देखा कर्क रेखा किसे कहते हैं, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो भारत को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। यहां तक समझ गए? और कौन कौन सी है? पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, 6ठा पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। यहां तक तो आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अगला है अंतरराष्ट्रीय सीमाएं लंबाई का पदानुक्रम। अब देखिए भारत का जो सबसे लंबा सीमा रेखा वो कौन है? बांग्लादेश। उसके बाद कौन आता है? चीन। उसके बाद पाकिस्तान। उसके बाद नेपाल। उसके बाद जो भी आता है लास्ट में आता है 7वें नंबर पे कौन? 7वें नंबर पे आता है अफगानिस्तान। ठीक है, ये हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, इसको हम पहले बता चुके हैं। और अफगानिस्तान का कितना है? सबसे कम 106 किलोमीटर। कितना है? 106 किलोमीटर। तो सबसे लंबी सीमा चीन या पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि बांग्लादेश देश के साथ है। ठीक है, और सबसे छोटा सीमा अफगानिस्तान के साथ है, ये तो जानते हैं। अब देखिए सामरिक राज्य, बहुराष्ट्रीय सीमाएं। सामरिक राज्य क्या होता है? वह राज्य जो बहुत सारे राष्ट्रों से घिरा होता। उदाहरण के तौर पर यदि हम सिक्किम के देखें तो सिक्किम जो है, सिक्किम 3 देशों से घिरा हुआ है। सिक्किम कितने देशों से? 3 देशों से, नेपाल, भूटान और चीन। नेपाल, भूटान और चीन, इनसे घिरा हुआ है। बांग्लादेश को देखें, ठीक है बांग्लादेश कहते हैं, हम भी पागले हैं। त्रिपुरा को देखें, त्रिपुरा भी 3 दिशाओं से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन है? बांग्लादेश से घिरा हुआ। पश्चिम बंगाल क्या होता है? 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। देखिए सामरिक राज्य का मतलब है वह राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा ज्यादातर साझा करता हो। ठीक है, जैसे हम सिक्किम की बात करें तो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। अब जैसे त्रिपुरा तीन दिशा से यह घिरा हुआ है बांग्लादेश, यानी तीनों दिशा से अलग देश का इसका बाउंड्री लगता है। अब जैसे बिहार या कोई और हम ले लेते हैं यूपी जो है चारों तरफ से क्या किसी अति से घिरा हुआ है? किसी अंतर्राष्ट्रीय से। यूपी क्या किससे घिरा है? कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला है पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन है? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। हम जो पूछे हैं आप उसको कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा कि क्या हम क्या पूछे, क्या यूपी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? अगर करता है तो किसके साथ? अगर नहीं करता है तब तो कोई बात नहीं है, उसका आपको जवाब देना है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है भारत के सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल के अनुसार। तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन है? वो राजस्थान। यहां देखिए सबसे बड़ा कौन है? यहां राजस्थान। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र, यहां देखिए उसके बाद कौन आएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद कौन है? कर्नाटक, ये हमारा रहा कर्नाटक। और सबसे उसके बाद कौन है? तमिलनाडु। तो ये लगभग 4 क्रम हमने बताया भारत के सबसे बड़े राज्य के क्षेत्रफल के अनुसार। तो पूछा जाए शुरुआत का 3 को पूछता है, 1 4 को एक्स्ट्रा कर दे कि भारत के सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? तो राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक। कम से कम इस 3 नाम को आपको कम से कम याद रखना। 3 ऊपर का 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भारत का सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु। तो यहां तक कंप्लीट है। अब देखिए पुडुचेरी का भौगोलिक विस्तार। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश एक स्थान पर ना होकर 3 अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है। अच्छा, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, इसका जो है ये 3 अलग अलग राज्यों में फैला है। पहला जो पुडुचेरी फैला हुआ है, पहला की बात करें तो ये तमिलनाडु के देख लीजिए, तमिलनाडु का पुडुचेरी और कराईकल में फैला है। कराईकल यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर फैला हुआ है। दूसरे स्थान पे आता है केरल, ये पुडुचेरी केरल में भी फैला हुआ। केरल में कौन सा? माहे। केरल में कौन सा है? माहे। उसके बाद ये पुडुचेरी फिर तीसरे नंबर आंध्र प्रदेश में भी फैला है। आंध्र प्रदेश में कौन सा?
यमन। ठीक है सर, अब हम कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो यहाँ तक रहने देते हैं आज के लिए। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ 20 की होगी, बहुत है बहुत।